प्रमुख पत्रकार आनंद इंगलागी की पुस्तक एल डोराडो, जिसने 1951 और 2018 के बीच कोलार गोल्डफील्ड्स केजीएफ में घटनाओं का विवरण दिया था, को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन एक टेलीविजन समाचार चैनल एक प्रति खरीदता है और उसका साक्षात्कार लेता है। 1951 में सरकारी अधिकारियों ने दक्षिणी मैसूर राज्य में सोने के अयस्क की खोज की, जहां उसी दिन राजा रॉकी कृष्णप्पा बैरिया का जन्म शांति नाम की एक गरीब युवती से हुआ था। सूर्यवर्धन, एक शक्तिशाली क्राइम बॉस और राजनेता जो अधिकारी के साथ था, ने उन्हें चूना पत्थर की खदान नारची चलाने के बहाने 99 साल के लिए मार डाला और पट्टे पर दे दिया, लेकिन गुप्त रूप से केजीएफ की स्थापना की। उनके 5 सहयोगी थे। राजेंद्र देसाई, जो अपने और अपने दत्तक पुत्र कमल के वरकामे कारखाने से परिष्कृत सोने की सलाखों के बेंगलोर और मुंबई तक परिवहन की देखरेख करते हैं। कमल, सूर्यवर्धन के साथी भार्गव का बेटा, जिसे भार्गव की मृत्यु के बाद राजेंद्र देसाई ने गोद लिया था, जिसका काम वरकामे राजेंद्र देसाई के कारखाने की देखभाल करना है। एंड्रूज, जो देश के पश्चिमी तट पर राजेंद्र देसाई और कमल द्वारा दिए गए सोने की देखरेख करते हैं। गुरु पांडियन, सरकार में डीवाईएसएस पार्टी के अध्यक्ष, जो राजनीतिक रूप से सूर्यवर्धन का समर्थन करते हैं। अधीरा, सूर्यवर्धन के भाई, जो अपनी निर्दयता के लिए जाने जाते हैं, केजीएफ सुरक्षा का नेतृत्व करते हैं। सूर्यवर्धन को एक आघात लगता है और वह अपने बड़े बेटे गरुड़ को केजीएफ के भावी उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करता है और सूर्यवर्धन को उम्मीद थी कि अधीरा अपने बेटे के सहयोगी के रूप में काम करेगा। लेकिन अधीरा गरुड़ की हत्या करने का असफल प्रयास करती है। बदले में गरुड़ अधीरा की कार पर बमबारी करता है और उसे मृत मान लिया जाता है। सूर्यवर्धन के सहयोगी अब जगह पर नियंत्रण पाने के लिए केजीएफ की दौलत पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसके लिए राजेंद्र देसाई, कमल और एंड्रूज ने गरुड़ की हत्या करने की योजना बनाई ताकि वे केजीएफ और नारची पर आसानी से कब्जा कर सकें। रॉकी शांति की इच्छा के अनुसार धन और शक्ति की तलाश में 10 वर्षीय के रूप में बॉम्बे आता है और एक सोने के तस्कर और एंड्रूज के अंडरबॉस शेट्टी के लिए काम करना शुरू कर देता है, जो दुबई स्थित प्रतिद्वंद्वी इनायत खलील के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है। वर्षों बाद वह रैंक में वृद्धि करता है और बंबई तट पर अफ्रीकी सोने की सलाखों के आगमन की देखरेख करता है। रॉकी का प्रभाव शेट्टी के प्रतिद्वंदी होने लगता है। एंड्रूज, जो रॉकी के बारे में नोटिस करता है, गरुड़ की हत्या के बदले में उसे बंबई प्रदान करता है। रॉकी प्रस्ताव स्वीकार करता है और बेंगलोर के लिए रवाना होता है, जहां वह देसाई की बेटी रीना से मिलता है, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है और उसे स्वीकार करने के लिए उसका पीछा करता है, उसके सौतेले भाई कमल के चिराग के लिए और रॉकी और कमल के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा करता है। इस बीच केजीएफ से गरुड़ को मारने के लिए लुभाने के लिए एक मूर्ति उद्घाटन का आयोजन किया जाता है। राजेंद्र देसाई, एंड्रू, कमल और एंड्रू के सचिव दया की मदद से रॉकी ने गरुड़ की हत्या करने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रयास शुरू होने से पहले ही टल गया जब रॉकी और उनकी पूरी टीम गरुड़ के अंगरक्षकों द्वारा देखी गई। रॉकी उस अधिकार और शक्ति का गवाह है जिसे गरुड़ आदेश देता है। गरुड़ की हत्या करने का कोई अन्य विकल्प न देखकर रॉकी केजीएफ की यात्रा करता है, प्रवेश करने के लिए गरुड़ के गुर्गों की एक इकाई की हत्या करता है। केजीएफ में जिन कर्मचारियों को जबरन अगवा किया गया था, उनके साथ अमानवीय परिस्थितियों का सामना किया जाता है और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। रॉकी उनमें से एक बन जाता है और हालांकि पहले तो वह उदासीन हो जाता है, एक गार्ड द्वारा एक मां और बेटे की निर्मम हत्या से वह द्रवित हो जाता है। रॉकी एक रोल कॉल के दौरान रखरखाव कक्ष में चुपके से खदान के नक्शे तक पहुंचता है और एक साथी गुलाम द्वारा अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के बाद मौत से बच जाता है। एंड्रूज, कमल और देसाई को इस घटना के बारे में गलत जानकारी दी जाती है और मान लिया जाता है कि रॉकी मारा गया है।
रॉकी 23 पहरेदारों की एक पूरी इकाई के साथ लड़ाई में संलग्न है। उनमें से प्रत्येक को एक अंधे दास को बचाने के लिए मार डाला गया था जिसे वे क्रूरता से मारने वाले थे। रॉकी अपनी इस हरकत से गुलामों की नज़रों में मसीहा बनकर उभरता है। वो उन्हें गार्ड की लाशों को जलाने का आदेश देता है ताकि एंड्रूज और उसके आदमियों को पता चले कि वो अभी भी अपने मुखबिरों, कुलकर्णी और गरुड़ के छोटे भाई विराट के माध्यम से जीवित है। गरुड़ आग और लापता गार्ड की जांच करने के लिए अपना निवास छोड़ने की तैयारी करता है। इसे टालने के लिए विराट ने सूर्यवर्धन को मौत के घाट उतार दिया और गरुड़ घर वापस चला गया। हाल की घटनाओं के बुरे मोड़ से आहत गरुड़ ने मां काली को आदेश दिया कि अनुष्ठान को अगले सप्ताह से अगले दिन तक पुनर्निर्धारित किया जाता है। अनुष्ठान पूरा होते ही अपने पिता के सहयोगियों को मारने की योजना बना रहा है। रात में रॉकी एक सुरंग के माध्यम से उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां गरुड़ ने देवी को प्रसाद के रूप में 3 दासों का सिर काटने का फैसला किया है, क्योंकि वानराम को पता चलता है कि तीसरा दास पहले से ही जेल की कोठरी में मारा गया है। गरुड़ के आगमन और 2 दासों के बलिदान पर एक गुप्त रॉकी, जिसने तीसरे दास की जगह ली थी, उभर कर आता है और उसे मार डालता है। इंगलागी ने निष्कर्ष निकाला कि रॉकी ने जानबूझकर गरुड़ की हत्या करने के लिए केजीएफ को स्थान के रूप में चुना, ताकि दासों की एक सेना उसे नियंत्रण हासिल करने में मदद करे और यह भी संकेत दे कि यह सिर्फ शुरुआत है। गरुड़ की हत्या की खबर निर्दयी राजनीतिज्ञ रमिका सेन तक पहुंचती है। अधीरा, जो वास्तव में जीवित है, केजीएफ में अपनी स्थिति को फिर से स्थापित करने की योजना बना रहा है और इस खबर ने केजीएफ के सपने देखने वालों को बहुत खुश कर दिया, जिसमें राजेंद्र देसाई, कमल, एंड्रूज, गुरु पांडियन, दया शेट्टी और इनायत खलील शामिल हैं। फिल्म वनराम द्वारा अपने आदमियों को रॉकी और उसकी सेना पर हमला करने का आदेश देने के साथ समाप्त हो